आपको आज वो बताने जा रहे हैं जो आपको अमेरिका की डर और ताकत दोनों को दिखाता है। अमेरिका ने भारत के खिलाफ एक बड़ा दाव खेला है। इसरो वैज्ञानिक अपनी कड़ी मेहनत से वो करके दिखाया है जो नासा भी आज तक नहीं कर पाया है। इसीलिए अमेरिका भारत के स्पेस और परमाणु तकनीक का शुरू से ही विरोधी रहा है। आपको बता दें कि देश की सबसे शक्तिशाली जासूस यानी जियो इमेजिंग सैटेलाइट GISAT-1 की लॉन्चिंग रोक दी गई है। इसकी लॉन्चिंग इसरो ने काउंटडाउन शुरू होने से मात्र 10 मिनट पहले ही रोक दी। GISAT-1 की लॉन्चिंग 5 मार्च शाम 5:43 पर होने वाली थी। 4 मार्च को उल्टी गिनती शुरू होने से ठीक 10 मिनट पहले इसरो ने इस पर रोक लगा दिया। जिस हालात में लॉन्चिंग रोकी गई, इससे इसरो परिवार बहुत ही परेशान है। हालांकि ऐसा क्यों हो रहा है, जो कारण बताया कि GSLV F10 से 5 मार्च लॉन्च होने वाला GISAT-1 का प्रक्षेपण तकनीकी कारणों से स्थगित कर दिया गया है। लॉन्चिंग की नई डेट तय होने पर आपको सूचना दे दी जाएगी। इसरो ने अभी तक ना तो इस तकनीक के खामी के बारे में कुछ बताया है और ना ही नई डेट के बारे में। मीडिया लगातार इसरो अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसरो वैज्ञानिकों ने इसके बारे में सुरक्षा कारणों का हवाला देकर कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। आप अंदाजा इससे भी लगा सकते हैं कि इसरो चंद्रयान 2 के लॉन्चिंग में आई खराबी इसरो ने चुटकियों में ठीक कर लिया था। फिर उसके सामने ऐसी कौन सी दिक्कत आ गई जिसकी लॉन्चिंग इसरो के लिए बाएं हाथ का खेल है। लेकिन इस बीच एक ऐसी जानकारी मिली है जो सबके कान खड़े कर देगी कि प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा ये लॉन्चिंग रुकवा दी गई है। GISAT-1 के लॉन्चिंग समय इस संकट प्रधानमंत्री का देश का पहला भू अवलोकन उपग्रह है, जिसे पूरे एशिया पर 24 घंटे नजर रखी जा सकती है। यानी भारत के साथ चीन और पाकिस्तान के हर मूवमेंट पर 24 घंटे निगरानी की जा सकती है। इसरो का कहना है यह केवल मौसम और प्राकृतिक आपदा की जानकारी के लिए ही स्थापित किया जा रहा है, लेकिन चीन और पाकिस्तान की लगातार विरोध के कारण अमेरिका ने इस पर रोक लगा दी है, क्योंकि नासा अच्छी तरह जानता है कि इसकी असली मकसद सीमाओं की निगरानी का है। भारत सरकार ने अपने पांव पीछे इसलिए खींच लिए हैं कि इस सैटेलाइट में लगे 6 सेंसर जो भारत में नहीं बने हैं, जिसे इसरो ने फॉरेन सोर्स से लिए हैं, जो निगरानी के लिए बेहद काम के हैं और अमेरिका इन्हीं सेंसर को आधार बनाकर दबाव बना रहा है। इस उपग्रह को आप रियल टाइम ट्रैकिंग का शहंशाह भी कह सकते हैं। यह पूरे भारत की तस्वीर हर 30 मिनट पे भेजता रहेगा, जिस कारण नासा ने इस पर रोक लगाया है। इसी वजह से पाकिस्तान और चीन इसका विरोध कर रहे हैं। अब चुनौती यह है कि भारत सरकार इस प्रतिबंध से क्या फैसला लेती है, या इसरो इस 6 सेंसर को खुद ही विकसित करेगा। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताइए। क्या नासा हमें बचा पाएगा? नासा का कहना है कि पृथ्वी से एक एस्टेरॉइड टकराने वाला है। वैज्ञानिकों का दावा था 50,000 में से 1% होने की ही संभावना है, जो कि बढ़कर 100 में से 1% हो गई है। सवाल यह है कि यह कब होने वाला है। आइए मिलकर इसे समझते हैं। एस्टेरॉइड का पृथ्वी से टकराने को लेकर वैज्ञानिक हमेशा अलर्ट पर रहते हैं। यही कारण है कि पृथ्वी से टकराने वाले 2029 में इस एस्टेरॉइड को वैज्ञानिकों ने पहले ही खोज निकाला है। इसका नाम एपोफिस रखा गया है। इसका आकार लगभग 325 मीटर बड़ा बताया गया है। जहां 2029 में इसके पृथ्वी से टकराने से सभी स्पेस एक्सपर्ट चिंतित हैं। वहीं नासा इसके टकराव से बचने के लिए उपाय ढूंढ रहा है। हाल ही में नासा एक प्लेनेटरी डिफेंस का आयोजन कर रहा है। यह आयोजन 29 अप्रैल से 3 मई तक चलेगा, जिसमें नासा एक एस्टेरॉइड को पृथ्वी से टकराने का एक रियलिस्टिक सिनेरियो तैयार करेगा। अमेरिका के मैरीलैंड में आयोजित इस कार्यक्रम में शोधकर्ता और एस्ट्रोनॉमर उस प्लान पर चर्चा करेंगे जिससे एस्टेरॉइड के टकराने पर पृथ्वी से बचाव के लिए उपाय किए जाएंगे। नासा द्वारा तैयार किए गए इस काल्पनिक एस्टेरॉइड का इस कार्यक्रम में एक अहम हिस्सा है। इसके रिहर्सल में नासा लाइव वीडियो टेलीकास्ट भी करेगा। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर खूब मैसेजेस वायरल हो रहे हैं, जिससे आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यह एक काल्पनिक एस्टेरॉइड होगा। आपको क्या लगता है, भविष्य में स्पेस एजेंसियां इस घटना के बचाव के लिए क्या कोई उपाय ढूंढ पाएंगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। से करीब 43 ईयर पहले 5 सितंबर 1977 को नासा द्वारा लॉन्च किया गया वायेजर 1 और वायेजर 2, जो आज 21.7 बिलियन किलोमीटर दूर जा चुका है। यह आज तक का सबसे सफल मिशन में गिना जाता है। यह स्पेस के इंटरस्टेलर में पहुंच चुका है। जहां वायेजर 1 मार्च 2003 में इंटरस्टेलर में प्रवेश किया था, वहीं वायेजर 2 2018 में इंटरस्टेलर में प्रवेश किया था। सवाल यह है कि वायेजर 1 अब कहाँ है?
5 नवंबर 2018 को देखा गया वाइजर 2 के आसपास सूर्य के प्रकाश की कमी हो रही है और धीरे धीरे वाइजर 2 सूर्य के प्रकाश का साथ छोड़ चुका था। सूर्य से 11 बिलियन किलोमीटर दूर जा चुका था। वाइजर अभी तक लगभग सभी ग्रहों की नजदीक से पिक्चर भेज चुका है। 56,327 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता हुआ कोई मानव मिशन पहली बार 2013 में इंटरस्टेलर में प्रवेश किया। इंटरस्टेलर मतलब तारों के बीच की जगह। वाइजर 1 सन 40,272 ग्लिच 445 स्टार से लगभग 28 लाइट ईयर दूर होगा। वाइजर 1 हमसे इतनी दूरी की होने के बाद भी कैसे संपर्क में रहता है? सबसे पहले 20 किलोमीटर के लंबे रेडियो सिग्नल से वाइजर 1 की तरफ कमांड सेंड किया जाता है। 21.7 अरब किलोमीटर तक जाने में करीब 20 घंटे का समय लगता है। वहीं वाइजर 1 में लगा एंटीना इस सिग्नल को कैच करके 20 किलोवाट का रेडियो सिग्नल धरती की तरफ भेजता है। इतनी दूरी से आने में यह लगभग बहुत ही वीक हो जाता है। इतनी वीक कि अगर हमारे पास DSN नहीं होता तो हम इसे डिटेक्ट भी नहीं कर पाते। DSN डीप स्पेस नेटवर्क, जो कि धरती के 3 कोने में लगा हुआ है, यूनाइटेड स्टेट, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया। ये इतने सेंसिटिव होते हैं कि धरती की तरफ आने वाले वीक से वीक सिग्नल को आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि 17 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से वाइजर 1 हमसे दूर जाता जा रहा है और उसमें लगा रेडियो एक्टिव मटेरियल का पावर डिके होता जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है वाइजर 1 2025 तक ही पृथ्वी से संपर्क में रह सकता है। इसके बाद इतनी इलेक्ट्रिसिटी पावर की सप्लाई नहीं हो पाएगी कि वाइजर 1 में लगे सभी उपकरण चल सके। आज भी वाइजर 1 में लगे 11 इंस्ट्रूमेंट्स में से सिर्फ 4 इंस्ट्रूमेंट ही एक्टिव हैं और इन्हीं से हमें जानकारी प्राप्त हो रही है। आपको क्या लगता है वाइजर 1 कब तक हमें ऐसे ही जानकारी देता रहेगा? हमें कमेंट करके बताएं। क्या आपने ISS के बारे में सुना है? ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसे 15 देश और 5 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर बनाए हैं, जिसमें अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा, रशियन स्पेस एजेंसी, रशियन फेडरल, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA एंड जापानी स्पेस एजेंसी JAXA और कनाडियन स्पेस एजेंसी CSA शामिल। यह स्पेस में उड़ता हुआ एक घर जैसा है, जिसकी लंबाई 240 मीटर और उसकी चौड़ाई 256 मीटर है। यह कुल 4,19,725 किलोग्राम का है। यह पृथ्वी की सबसे निचली कक्षा में स्थापित किया गया है। इसे हम रात के समय में अपनी नंगी आंखों के द्वारा भी देख सकते हैं। यह इसलिए बनाया गया है कि वैज्ञानिक लंबे समय तक स्पेस में रहकर रिसर्च कर सकें और बार बार उन्हें आना और जाना ना पड़े, जिससे खर्च भी कम उठाना पड़े। अब आपको बताते हैं कि ISS में वैज्ञानिक जाते और वापस कैसे आते हैं। इतने बड़े ISS को एक बार में लॉन्च नहीं किया गया था, जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में स्पेस में भेजा गया था और इसे बाद में वैज्ञानिकों और ISS के रोबोटिक आर्म से इसे जोड़ दिया गया। इसे 136 उड़ानों में अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। ISS पृथ्वी के लगभग 7.67 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चक्कर लगाता है। यह हर 92 मिनट में पृथ्वी की एक चक्कर पूरा कर लेता है। अगर आप ISS में रहें तो एक दिन में 16 बार सूर्योदय और 16 बार सूर्यास्त भी देख सकते हैं। ISS के लॉन्चिंग के बाद कभी भी इसे खाली नहीं छोड़ा गया। इसमें हमेशा एक वैज्ञानिकों का दल मौजूद रहता है। ISS पर वैज्ञानिक स्पेसक्राफ्ट द्वारा भेजे जाते हैं, जो कि बदलते समय के साथ साथ और भी मॉडर्न होते जा रहे हैं। लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन होता है, वो है इनका एंट्री गेट, जहाँ से वैज्ञानिक स्पेसक्राफ्ट में प्रवेश करते हैं। स्पेसक्राफ्ट में यह गेट मेल टाइप का होता है, वहीं ISS में इसी प्रकार का सेम गेट फीमेल टाइप का होता है, जिससे एक दूसरे में आसानी से फिट हो सके और वैज्ञानिक आसानी से ISS में प्रवेश कर सके। किसी भी स्पेसक्राफ्ट को जब लॉन्च किया जाता है तो उसमें लगे बूस्ट रॉकेट और मेन रॉकेट के सहायता से अंतरिक्ष में पहुंचाया जाता है। अब इसके सामने सबसे कठिन चुनौती होती है कि ISS को पकड़ने की, तो इसलिए एयरक्राफ्ट को अपनी गति को बढ़ाकर ISS की स्पीड के बराबर कर लेना होता है और धीरे धीरे ISS के साथ चलने लगता है। वहीं ISS में मौजूद वैज्ञानिक स्पेसक्राफ्ट में मौजूद वैज्ञानिक से लगातार एक दूसरे से संपर्क बनाए रखते हैं। जैसे ही यह स्पेसक्राफ्ट ISS के नजदीक जाता है, ISS का रोबोटिक आर्म स्पेसक्राफ्ट को पकड़ लेता है। यह एक हाथ की तरह ही काम करता है। इसकी सहायता से वैज्ञानिक ISS से बाहर निकलकर भी ISS में हुई खराबी को दूर कर लेते हैं, क्योंकि स्पेस में गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटी बिल्कुल भी नहीं होती है। इसीलिए वहाँ पर हर चीज हवा में तैरती रहती है। इसलिए वैज्ञानिकों के एक निश्चित समय के लिए ही स्पेस में भेजा जाता है, जिसके उनके
शरीर को कुछ नुकसान ना हो। और जिस एयरक्राफ्ट में वैज्ञानिकों का दल ISS पर लैंड करता है, उसी एयरक्राफ्ट से ISS में पहले से रह रहे वैज्ञानिक वापस पृथ्वी पर आते हैं। वहीं खाने पीने का सामान और जरूरी उपकरण मानव रहित स्पेसक्राफ्ट द्वारा समय समय पर पहुंचा दिया जाता है। यह काम आजकल स्पेसएक्स कंपनी अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से आसानी से पूरा कर रही है। ISS की लिमिट टाइम 2011 तक अंतरिक्ष में रखने की बात हुई थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 2024 तक कर दिया गया। ISS में कुल 15 देश शामिल है, जिसमें अपना भारत देश शामिल नहीं है, क्योंकि 2029 में भारत खुद का अपना स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में स्थापित करने वाला है। अब देखना यह है कि इसरो यह मिशन अकेले लॉन्च करता है या किसी देश को शामिल करता है इस मिशन में। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा आकाश ब्रह्मांड का एक हिस्सा है जो हमारे सोच से भी बड़ा है, जिसके अंदर बहुत से रहस्य छिपे हुए हैं। ब्रह्मांड में ऐसे बहुत से ग्रह हैं जिसके अंदर बहुत सारे और भी ग्रह हैं, जिसके बारे में वैज्ञानिकों को भी कोई जानकारी नहीं है। यह ग्रह अभी तक सभी के लिए रहस्य बने हुए हैं, जैसे वास्प 70b प्लेनेट। यह एक गैस का बना हुआ ग्रह है जो हमारी पृथ्वी से 1000 लाइट ईयर दूर है। 11 अगस्त 2009 में इसकी खोज की गई और इसके वायुमंडल पर पानी की खोज की गई। यह ब्रह्मांड का पहला ऐसा ग्रह है जो अपनी होस्ट स्टार के विपरीत एक्सिस पर घूमता है, जो अभी भी एक रहस्य बना हुआ है, जिस पर अभी भी रिसर्च चल रहा है। दूसरा है केपलर 432b। 2015 में एक बहुत ही बड़े ग्रह का खोज किया गया। यह साइज में बृहस्पति के बराबर है। इसका वायुमंडल बहुत ही खतरनाक है, जिसके कारण यह 2200 मिलियन साल बाद यह नष्ट हो जाएगा। इसका रेडियस अभी भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण यह नष्ट हो जाएगा। तीसरा ग्रह द डार्केस्ट प्लेनेट ट्रेस 2b। यह एक काला ग्रह है जो पृथ्वी के लगभग 750 लाइट ईयर दूर स्थित है। यह पहला केपलर ग्रह है, इसलिए इसे केपलर 1b भी कहा जाता है। इसे 2012 में खोजा गया था, जो गैस से बना ग्रह है। इस ग्रह पर सूर्य का 1% से भी कम प्रकाश पहुंच पाता है। अभी तक यह ग्रह पहला ऐसा ग्रह है जिसके कारण इसे काला ग्रह कहा जाता है, जिसके कारण इस पर रिसर्च में भी बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। अगला ग्रह है लावा प्लेनेट यानी 55 कैंट्री E। ये सबसे रहस्यमय ग्रह है। सबसे पहले इसे पानी का ग्रह माना जाता था, फिर हीरे का, और अब यह पता चला है कि यह ग्रह पूरी तरह से लावे का बना हुआ है। यह पृथ्वी से मात्र 40 लाइट ईयर दूर है। यह पृथ्वी से दोगुना आकार का है और सूर्य से काफी नजदीक है। लावा प्लेनेट का आगे का तापमान 2700 डिग्री सेल्सियस और पीछे का 1100 डिग्री सेल्सियस है। इस ग्रह का इतना गर्म होने के कारण अभी तक सटीक जानकारी का पता बिल्कुल भी नहीं चल पाया है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अब आप हमारी वीडियो को देख के पेटीएम कैश भी कमा सकते हैं। बस आपको हमारे चैनल को 5 अलग अलग डिवाइस से सब्सक्राइब करना होगा या फिर अपने दोस्तों से करवाना होगा। बस आपको अपने डिवाइस का फोटो क्लिक करके, ना कि स्क्रीनशॉट लेने के, अपने पेटीएम नंबर के साथ या फिर UPI ID के साथ हमारे ईमेल पे भेजना होगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देर किस बात की, शुरू हो जाइए। अगर आप पेटीएम कैश कमाना चाहते हो तो हमारी ये वीडियो देखिए, जो आपको आई बटन पर मिल जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि कोरोना वायरस की आड़ में चीन एटॉमिक बम का परीक्षण कर सकता है? चीन के द्वारा लो लेवल न्यूक्लियर टेस्ट करने की आशंका जताई जा रही है। चीन के दक्षिणी पूर्वी इलाके में लोपनोर नाम की झील है, जिसके बगल में ही चीन का न्यूक्लियर परीक्षण अनुसंधान स्थित है। चीन ने अपने पहले परमाणु का परीक्षण यहीं पर किया था। बीते कुछ दिनों में यहाँ पर सैटेलाइट से कुछ तस्वीरें ली गयी। इन तस्वीरों में यहाँ पर खुदाई का काम होता दिख रहा है, ट्रकों की आवाजाही दिखी। इससे पता चला कि चीन ने यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट किया। आपको बताते हैं चीन ने कैसे भारत से कॉपी करके इस मिशन को अंजाम दिया और CTBT का उल्लंघन किया, जो कि एक परमाणु नियंत्रण समझौता है। चीन ने सबसे पहले सभी देशों से झूठ बोला कि चीन में फिर से कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो कि 10 दिनों में 15,000 के पार हो गई है और लगभग 5,000 लोगों से ज्यादा लाशें लेकर एक शमशान भूमि में दफनाने के लिए काम शुरू हुआ। और साथ ही साउथ चाइना सी में अपने जंगी जहाजों को उतार और ये जंगी जहाज तेजी से चीन की समुद्री सीमाओं की तरफ बढ़ने लगे, जिससे सभी पड़ोसी देशों को सूचना मिलते ही सब अपने स्तर पर जानकारी जुटाने में लग गए कि चीन ऐसा क्यों कर रहा है। कहीं चीन साउथ चाइना सी पर अपना कब्जा बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। और सभी देशों ने अपना उपग्रह साउथ चाइना सी की तरफ मोड़ दिया और चीन की गतिविधियों की निगरानी शुरू कर दी। और शमशान घाट की तरफ सबसे अधिक एक्टिविटीज होने की वजह से सभी एजेंसियों का ध्यान दो जगहों पर ही रह गया और इसी का फायदा उठाना चाहता था चीन, जो कि कुछ दिन पहले ही परमाणु परीक्षण की सारी तैयारी पूरी कर चुका था। और इसी बीच चीन के ऊपर से गुजर रहा
भारत का सबसे शक्तिशाली जासूस यानी जियो इमेजिंग सैटेलाइट, जो कि चीन के ऊपर से कुछ दिन पहले ही गुजर कर गया था। तो वैज्ञानिकों ने जब अपना पुराना डाटा से चीन की तस्वीरें निकाली तो उसमें साफ दिखाई दिया कि चीन ने यहाँ पर कोई मिशन प्लान कर रहा है, जिससे चीन की परमाणु परीक्षण अनुसंधान पर काफी एक्टिविटीज देखी गई। तो वैज्ञानिकों ने जब अपने पुराना डेटा से चीन की पुरानी तस्वीर निकाली तो साफ दिखाई दिया कि चीन यहाँ पर कोई मिशन प्लान कर रहा था, जिससे चीन की परमाणु परीक्षण अनुसंधान पर काफी एक्टिविटीज देखी गई। इसी को आधार मानकर सभी खुफिया एजेंसी चीन पर कार्रवाई करने के लिए सबूत इकट्ठा करने में लगी हुई हैं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में बताइए। ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अगर आप पेटीएम कैश कमाना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो देखिए जो आपको आई बटन पर मिल जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है स्पेस में इतने बड़े शराब का भंडार हो सकता है? ब्रह्मांड में एक विशालकाय शराब का महासागर मिला है जो हमारी आकाश गंगाओं के केंद्र से 390 प्रकाश वर्ष दूर सेजिटेरियस B2 नाम का यह बादल पूरा का पूरा एथाइल अल्कोहल का बना है, अर्थात इसमें अरबों लीटर शराब का भंडार मौजूद है और यह शराब का महासागर ब्रह्मांड में तैर रहा है। इसकी खोज नासा के टेलीस्कोप द्वारा 2016 में की गई थी, लेकिन उस समय यह नहीं पता चल पाया था कि यह शराब पीने योग्य है या नहीं। हाल ही में नासा द्वारा लॉन्च किया गया MKB-32 टेलीस्कोप में कुछ खराबी पाई गई, जो कि जनवरी 2019 में लॉन्च किया गया था। यह टेलीस्कोप सेजिटेरियस B2 बादल यानी शराब के महासागर के पार जा चुका था, तभी इसमें कुछ तकनीकी समस्याओं का पता चला। नासा को जैसे इस तकनीकी समस्या का पता चला तो नासा ने सोचा अभी इस टेलीस्कोप को पृथ्वी तक वापस लाया जाए तो एक लॉन्चिंग से दो फायदा हो सकता है। पहला फायदा, MKB-32 टेलीस्कोप को पृथ्वी पर वापस लाकर तकनीकी समस्या को दूर किया जा सकता है, क्योंकि यह अभी भी इतनी अधिक दूरी नहीं गया था कि पृथ्वी पर वापस ना आ सके। और दूसरा फायदा है सेजिटेरियस B2 के बारे में जानकारी भी इकट्ठा करना, और रॉकेट के साथ एक एस्ट्रोनॉट भी भेजा गया जिसने सेजिटेरियस B2 से सैंपल भी लेकर पृथ्वी पर MKB-32 के साथ सफलतापूर्वक वापस आया, यानी साथ में नासा का टेलीस्कोप भी वापस आया। और इस सैंपल के रिसर्च के बाद पता चला कि इसको शुद्ध करने पीने योग्य बनाया जा सकता है, जो कि किसी लग्जरियस शराब की गुणवत्ता से भी काफी अच्छी हो जाएगी, जिसे लोग आसानी से सेवन कर सकते हैं। हालांकि अभी ऐसा होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है, क्योंकि स्पेस से शराब लाने में काफी बजट लग जाएगा, जिसकी वजह से ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। क्या आपने कभी सोचा है कि देखो अमेरिका जाते हैं चले जाते हैं, जापान जाते हैं चले जाते हैं, चांद पर भी खुदाई का काम शुरू हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका चांद पर खुदाई का काम शुरू करे। जाहिर है अमेरिका की नजर चांद पर मौजूद खनिज पदार्थ पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने हाल ही में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए हैं, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका अंतरिक्ष में उपलब्ध संसाधनों को तलाशने और उसके इस्तेमाल करने का हक रखता है, और ऐसा करने के लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते की इजाजत की जरूरत भी नहीं समझता है। अब सवाल यह उठता है कि अमेरिका अंतरिक्ष में खनन क्यों करना चाहता है और इसके पीछे क्या फायदे हो सकते हैं। उसका सबसे पहला कारण है पृथ्वी के बाहर जीवन। चंद्रमा के खनन से इंसान को अंतरिक्ष में और आगे जाने में मदद मिलेगी। इंसान मंगल तक भी जा सकता है। चंद्रमा आकाश गंगा में एक पेट्रोल स्टेशन का काम कर सकता है, क्योंकि इसके पास रॉकेट फ्यूल के जरूरी संसाधन जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपलब्ध है। अंतरिक्ष में फ्यूल स्टेशन होने का मतलब हुआ कि रॉकेट अंतरिक्ष में ईंधन की चिंता किए बगैर और आगे तक जा सकेंगे। दूसरा सबसे बड़ा कारण है जलवायु परिवर्तन की समस्या। हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध है हमने उसे लगभग खत्म कर दिया है। अंतरिक्ष में उपलब्ध खनिज पदार्थों का खनन करके हम इलेक्ट्रिक कारें बना सकते हैं। ये लंबे समय हमारे पर्यावरण के लिए भी अच्छा होगा। हमें लिथियम और कोबाल्ट जैसे खनिजों की जरूरत पड़ती है। ये चीन, रूस या फिर कांगो जैसे देशों के मुख्यतः पाया जाता है। इसे हासिल करना बहुत ही मुश्किल होता है। तीसरा कारण है अमेरिका और चीन के बीच तनाव। चांद पर खनन करने के राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले की एक वजह ये भी हो सकती है कि दुनिया के दूसरे देशों के खनिजों तक अमेरिका की पहुंच बहुत कम है। अमेरिका इस रेस में पिछड़ चुका है। चीन और रूस जैसे देश आगे हैं। चीन में जिन खनिज पदार्थों का खनन हो रहा है ये दुनिया भर में उपलब्ध है। राष्ट्रपति ट्रंप जैसे लोगों के लिए वाकई लुभाने वाली बात है कि आप वहां से खनिज पदार्थ हासिल कर रहे हैं जहाँ चीन जैसे देश नहीं है, जैसे की अंतरिक्ष। अब बात करते हैं चंद्रमा पे खनन को लेकर क्या रूल बनाए गए हैं। राष्ट्रपति
राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश से स्पष्ट है कि पर कहा गया है कि अंतरिक्ष में की जा रही अमेरिकी कोशिशों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं लागू होंगे। लेकिन सच तो यह है कि अंतरिक्ष के बाहर इंसान क्या कर सकता है और क्या नहीं, इसे लेकर कानूनी स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है, ना ही इसको लेकर अभी तक कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाए गए हैं। अब बात करते हैं, क्या ये हमारे जीवन काल में संभव है? मौजूदा टेक्नोलॉजी और तेजी से प्रोग्रेस हो रहा है, क्योंकि कई प्राइवेट कंपनियां अब इसमें शामिल हैं। पहले तो केवल सरकारें ही इसमें पैसा लगाती थी, लेकिन अब प्राइवेट कंपनियों और लोगों की बदौलत और ज्यादा पैसा और बड़ी महत्वाकांक्षाएं इससे जुड़ा हुआ है और हम आने वाले समय में बहुत तेजी से प्रगति देख सकेंगे। जैसे चंद्रमा पर खनिजों की खुदाई, मंगल पर इंसान का जाना, ये बातें हमारे जीवन काल में ही साकार होने वाली है। चंद्रमा पर खनन में कम से कम 10 से 15 साल लगेंगे और वो भी इस बात पर निर्भर करेगा कि इसमें कितना पैसा और कितना संसाधन खर्च होता है। आपको क्या लगता है, नासा ऐसा कब तक करने में सफल होगा? हमें कमेंट करके बताइए। ऐसे और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। क्या आपने कभी सोचा है कि इसरो यानी भारत कभी खुद का अपना स्पेस स्टेशन बना पाएगा? 2030 तक यह सपना भी पूरा होने वाला है। इसरो 2030 में अपना स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में स्थापित करने वाला है। इसरो गगनयान मिशन के बाद इस मिशन पर काम करेगा। गगनयान मिशन में इसरो 2022 तक अपने अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा में भेजेगा, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में रहने का अनुभव भी हो जाएगा और इसके अनुभव का फायदा इसरो के अपने स्पेस स्टेशन बनाने में करेगा, जिससे स्पेस स्टेशन बनाने में काफी मदद मिलेगी। भारत का स्पेस स्टेशन 20 टन वजनी होगा, जिसको इस तरह से बनाया जाएगा कि स्पेस स्टेशन में अंतरिक्ष यात्री 15 से 20 दिन तक आसानी से रह सकेंगे। स्पेस स्टेशन की बात करें तो अभी तक सिर्फ 2 ही स्पेस स्टेशन एक्टिव हैं। पहला ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसके बारे में वीडियो आपको वीडियो के लास्ट में देखने को मिल जाएगा, और दूसरा स्पेस स्टेशन चीन का तियांगोंग 2 है। लेकिन अभी तक पूरी तरह से काम कर रहा इकलौता स्पेस स्टेशन ISS ही है, जिसके ज्यादातर कंट्रोल और मॉड्यूल्स अमेरिका ही उठाता है, जिसमें अभी तक 18 देशों के 230 अंतरिक्ष यात्री ISS में जा चुके हैं। यह धरती से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह हमारी पृथ्वी का 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर लगा रहा है। और चीन ने भी अभी तक 2 स्पेस स्टेशन लॉन्च कर चुका है और तीसरा स्पेस स्टेशन लॉन्च करने की तैयारी बना रहा है। तो आप सोच रहे होंगे कि अभी तक तो सिर्फ 2 ही स्पेस स्टेशन ही लॉन्च किया गया था। तो इसका जवाब यह है कि चीन ने 2011 में अपना पहला स्पेस स्टेशन तियांगोंग 1 लॉन्च किया था, जो 2 साल के लिए तैयार किया गया था। यह 1 अप्रैल 2018 को धरती पर गिरकर नष्ट हो गया था। चीन ने 2016 में तियांगोंग 2 लॉन्च किया था, जो अभी भी मौजूद है। हालांकि पश्चिमी देश इसे स्पेस स्टेशन कम लैबोरेटरी ज्यादा मानते हैं और चीन ने 2022 तक अपना तीसरा स्पेस स्टेशन तियांगोंग 3 लॉन्च करेगा और भारत भी अपना गगनयान मिशन 2022 में लॉन्च करने के ठीक 8 साल बाद 2030 में अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च करेगा। ऐसे और जानकारी के लिए अगर आपका मन करे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मंगल ग्रह धरती पर आ सकता है? ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नो। अरे भाई रुक तो जा, पूरी बात तो सुन ले पहले। मंगल ग्रह पर जाने की इच्छा रखने वालों के लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि हॉलिडे वेबसाइट ट्रिप एडवाइजर ने धरती पर ही एक आर्टिफिशियल ग्रह तैयार किया है, जो कि बिल्कुल मंगल ग्रह का अनुभव प्रदान करने वाला है। यहाँ आप 3 दिन और रातें बिता सकते हैं, जिसका किराया मात्र 4,80,000 रुपए ही है। ये आर्टिफिशियल ग्रह धरती से 196 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि एक लंबी गुफा में बनाया गया है, जिसकी लंबाई 1.4 किलोमीटर है, जिसमें बिल्कुल मंगल ग्रह जैसा नज़ारा देखने को मिलता है। इसका पहला ट्रायल नवंबर में ही हो चुका है। यहाँ पहुंचकर आप दुनिया और लोगों के काफ़ी दूर हो जाएंगे। इसे अब पर्यटकों के लिए भी खोल दिया गया है। यहाँ पर आपको अंतरिक्ष यात्री की तरह एक सूट भी दिया जाएगा और कुछ उपकरण भी दिए जाएंगे, जिससे आपको उसी उपकरण की सहायता से अपना समय बिता सके और मंगल के बारे में करीब से जानकारी जुटा सके, जिससे आपको बिल्कुल अंतरिक्ष यात्रियों का अनुभव प्राप्त होगा। इसीलिए यहाँ रहने के लिए आने वाले लोगों को 30 दिन का एक प्रोग्राम का हिस्सा बनना पड़ता है, जिससे सभी लोगों को ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना होगा और उनको शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाया जाता है, जिसके बाद उन्हें यहाँ
यहाँ रहने की अनुमति मिलेगी और उन्हें खास उपकरण पहनकर ही आर्टिफिशियल मंगल ग्रह पर जाना होगा। यह मंगल ग्रह उत्तरी स्पेन की गुफाओं में बनाया गया है। यह यात्रा किसी रोमांच से कम नहीं होगी। जिसने एक बार इस सफर को जी लिया वो शायद ही कभी इसे भूल पाएगा। अगर आप भी इस आर्टिफिशियल मंगल ग्रह पर जाना चाहते हैं तो 3 मार्च से शुरू हो रहा ऑनलाइन ट्रेनिंग का हिस्सा बनना होगा। ऐसे ही और जानकारी के लिए अगर आपका मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। क्या आपने कभी सोचा है कि चांद पर दोबारा इंसान कब जाएंगे या मंगल ग्रह पर इंसान पहली बार कब जाएंगे? रही बात चांद पर जाने की तो चांद पर हम सिर्फ 3 दिन में पहुंच सकते हैं और वहां पर अंतरिक्ष यात्रियों को अपेक्षाकृत कम समय के लिए भेजने के लिए बस थोड़े ही प्रयास की जरूरत है। चीन चांद पर अपना लक्ष्य बना रहा है और वह अपने यात्रियों को भेजना चाहता है। वहीं अमेरिका अंतरिक्ष नीति के साथ मुश्किल यह है कि नासा ने मून मिशन को लेकर अपना हाथ खड़ा कर दिया है और मंगल ग्रह पर ध्यान केंद्रित कर दिया है। इसीलिए अंतरिक्ष कार्यक्रम में कई साझेदार नासा के साथ अब नहीं है, क्योंकि उनका ध्यान चांद पर था और मंगल मिशन में बजट भी ज्यादा उठाना पड़ेगा। दूसरा, मंगल पर अभी तक कोई इंसान क्यों नहीं गया? मंगल पर ना जाने का अभी तक सबसे बड़ा कारण है वो है पृथ्वी के और मंगल के बीच की दूरी। अभी तक कोई भी इतना बड़ा रॉकेट नहीं बना है कि 3 सप्ताह से ज्यादा चल सके। या तो रॉकेट रास्ते में ही बस्ती बसाकर इस मिशन को अंजाम दिया जाए, इसकी कल्पना करना तो मुश्किल है और खतरनाक भी है। तीसरा, अगर बात करें भारत और चीन की स्पेस रेस की तो भारत और चीन के बीच अंतरिक्ष की होड़ लगी हुई है और आने वाले समय में यह और भी बढ़ेगी। बात करें अगर पश्चिमी देशों की तो हर नए प्रेसिडेंट या नई सरकार के सत्ता में आने पर हर बार नई अंतरिक्ष नीति घोषित होती है, जिससे आमतौर पर निरंतरता की कमी होती है और समय के साथ साथ धन की भी बर्बादी होती है, जिससे यह कई सालों की आगे की सोचकर योजना नहीं बना सकते। जबकि चीन एक गैर लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था वाला देश है, जिससे वह आने वाले कई वर्षों के लिए आगे की योजना बना सकता है। आने वाले समय में प्राइवेट कंपनियां सरकारी एजेंसियों से आगे होंगी। भविष्य में XCOR और वर्जिन गैलेक्टिक कंपनियां लोगों को अंतरिक्ष में ले जाएंगी और अंतरिक्ष का सैर करा सकेंगी, पर अधिक संभावना वैज्ञानिकों और प्रयोगों को सब ऑर्बिटल फ्लाइट पर ले जाने की होगी और बाद में इसमें SpaceX कंपनी भी शामिल हो सकती है। प्राइवेट कंपनियां सरकारी एजेंसियों से आगे निकल जाएंगी। नंबर 5 पर है अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन का भविष्य। बात करें अगर स्पेस स्टेशन की तो 2024 तक ISS से जुड़े रहने के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध है, पर समस्या यह है कि अमेरिका के साझेदार उस समय तक वहां रहेंगे कि नहीं। यह रूस के साथ भविष्य पर भी निर्भर करता है और रूस अकेले ISS को नहीं चला सकता, क्योंकि ISS उसका नहीं है। हो सकता है इस पूरी चीज को 2020 में डीऑर्बिट करना होगा। आपको यह जानकारी कैसे लगी? ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। क्या आपने कभी सोचा है सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरसेप्टर मिसाइल क्या होता है या कैसे काम करता है? इंटरसेप्टर मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाला एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, जो किसी भी देश से प्रक्षेपित मध्यम दूरी और अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए बनाया गया है। यानी किसी भी देश से छोड़ी गई मिसाइल को हवा में ही हिट कर देता है। बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली में 2 प्रकार के इंटरसेप्टर मिसाइल होते हैं। पहला, वायुमंडल के बाहरी भाग से आ रहे मिसाइलों के लिए रक्षा वाहन इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम, और दूसरा आंतरिक वातावरण या कम ऊंचाई वाले मिसाइलों के लिए उन्नत इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम। जैसा कि आप जानते हैं, अमेरिका, रूस, फ्रांस, भारत, इजराइल सभी ने अपना रक्षा प्रणाली विकसित कर ली है। एक इंटरसेप्टर मिसाइल 3 तरीके से काम करता है। पहला हिट टू रन प्रणाली पर आधारित है, जिसमें इंटरसेप्टर स्वतः ही अपनी ओर आ रहे मिसाइलों को अत्यधिक उच्च गति से जाकर हिट करता है। और दूसरा हिट टू किल रक्षा प्रणाली पर आधारित है, जिसमें इंटरसेप्टर रडार पर आ रहे मिसाइलों को हिट करने के लिए एक परमिशन की जरूरत पड़ती है, वह स्वतः वर्क नहीं करता है। तीसरा मॉडर्न हिट टू किल प्रणाली पर आधारित है, जिसमें इंटरसेप्टर स्वतः ही एक्टिव हो जाता है, लेकिन इसमें मिसाइल की जगह छोटे छोटे बम भरे होते हैं, जो कि दुश्मन पर अधिक संख्या में आक्रमण कर सकते हैं, जिससे दुश्मन को बचने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता है। और भारत के पास 2 ऐसे इंटरसेप्टर मिसाइल हैं, जो कि अधिक ऊंचाई और निचले सतह पर दुश्मनों के बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है, जिसके नाम पृथ्वी वायु मिसाइल और उन्नत रक्षा मिसाइल सिस्टम है। उन्नत वायु रक्षा मिसाइल सिस्टम को अश्विन मिसाइल सिस्टम भी कहा जाता है। पृथ्वी वायु रक्षा मिसाइल सिस्टम में 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिसाइलों को हिट करने में सक्षम है, जबकि अश्विन मिसाइल सिस्टम वायुमंडल पर 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर लक्ष्य भेदने में सक्षम है।
ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सौरमंडल में जितने भी ग्रह उपग्रह हैं उनके नाम कैसे रखे जाते हैं? हमारे सौरमंडल में छोटे छोटे कई ग्रह हैं। समय समय पर नए ग्रहों की भी खोज होती रहती है। पृथ्वी, मंगल, शुक्र समेत अन्य बड़े ग्रहों की तरह इन छोटे ग्रहों को भी अपना नाम दिया जाता है। उसी नाम से हम इन्हें पहचानते हैं। लेकिन किसी भी ग्रह को ऐसी कोई भी नाम नहीं दिया जा सकता। इसके लिए भी कुछ नियम और शर्तें निर्धारित किए गए हैं। किसी भी ग्रह को नाम दिए जाने का एक अंतिम निर्णय अंतर्राष्ट्रीय खगोल वैज्ञानिक संघ यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का होता है। इसे शॉर्ट में IAU भी कहते हैं। लेकिन यह यूनियन भी हर किसी भी नाम को अनुमति नहीं दे देती है। जब किसी छोटे ग्रह की बात होती है तो इस मामले में इसकी खोज करने वाले व्यक्ति के पास उस ग्रह के नाम का सुझाव देने का अधिकार होता है और यह अधिकार खोजकर्ता के पास ग्रह की खोज के 10 साल तक रहता है। इसलिए सबसे पहले किसी भी ग्रह को अस्थायी नाम दिया जाता है। इस नाम में सबसे पहले उस ग्रह के खोज का साल, फिर 2 अल्फाबेट और 2 अन्य नंबर दिए जाते हैं। जैसे 2006 में खोजा गया एक ग्रह का नाम 2006 VP32 नाम दिया गया था। और फिर जब उस ग्रह के ऑर्बिटर का पता चल जाता है और कम से कम 4 ग्रहों पर उसका उल्लेख हो गया होता है तो इसे एक अस्थायी नाम दिया जाता है। फिर खोजकर्ता को उस ग्रह के लिए एक नाम सुझाव देने का प्रस्ताव दिया जाता है और इसमें भी कुछ शर्तें होती हैं। जैसे जो भी नाम सुझाव में दिया जाता है इस नाम में 16 या इससे कम कैरेक्टर होने चाहिए। यह नाम किसी के लिए आपत्तिजनक नहीं होना चाहिए। यह नाम किसी और ग्रह से मिलता जुलता बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पालतू जानवर और व्यावसायिक प्रवृत्ति का नाम नहीं होना चाहिए। राजनेताओं और सैनिकों के नाम उनके मृत्यु के 100 साल के बाद ही प्रस्तावित किया जा सकता है और ग्रह किस जगह स्थित है इस बात पर भी नाम चुनाव निर्भर करता है। हमारे सौरमंडल में एक ग्रह का नाम महान भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का नाम दिया गया है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इस ग्रह का नाम पंडित जसराज रखा है। नासा ने इस ग्रह का ग्राफिक भी जारी किया है। आपको यह जानकारी कैसी लगी? ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। क्या आपने कभी सोचा है कि हम लोग कभी एलियंस से भी मिल पाएंगे? आप लोग समय समय पर ये बातें जरूर सुनते होंगे कि यहाँ पर एलियंस देखे गए, उनकी बातें रिकॉर्ड की गई, उनका रेडियो सिग्नल नासा ने रिकॉर्ड किया। ऐसी बहुत सी वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलती रहती हैं। इसका जवाब यह है कि अभी तक किसी ने भी कोई भी एलियंस नहीं देखा है और ना ही किसी ने एलियंस के सिग्नल को कैच किए हैं। जितने भी बार रिकॉर्डिंग को लेकर दावा किया जाता है कि जांच के बाद लगभग सभी सिग्नल ग्रैब सिग्नल साबित हुए हैं। ग्रैब सिग्नल मतलब जब भी किसी भी देश का कोई स्पेस एजेंसी अपना कोई भी स्पेस रेडियो सिग्नल स्थापित करता है तो नासा द्वारा स्थापित किया गया इंटरनेशनल रेडियो सिग्नल से कनेक्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से सिग्नल में डिस्टरबेंस की वजह से कई बार ऐसे बहुत से सिग्नल रिकॉर्ड हुए जिसको वैज्ञानिक समझ नहीं पाए और हो सकता है ये एलियंस के सिग्नल हो, ऐसा जानकारी दिया गया। लेकिन बाद में जांच के बाद पता चला कि ये सभी सिग्नल उसी समय के होते हैं जब सिग्नल में कोई डिस्टरबेंस होता है। आपको पता ही होगा कि हमारे ब्रह्मांड में अरबों खरबों गैलेक्सियों से भरा हुआ है। क्या हम कभी उन गैलेक्सियों पर जा सकेंगे? हमारे सूरज का सबसे करीबी गैलेक्सी अल्फा सेंटूरी जो हमसे मात्र 4.5 लाइट ईयर दूर है। इस स्टार सिस्टम में कुल 3 स्टार्स हैं, अल्फा सेंटूरी ए, अल्फा सेंटूरी बी, जो एक बाइनरी स्टार्स हैं। मतलब ये दोनों खुद ही एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं। और अल्फा सेंटूरी सी जिसे हम रेड डॉट स्टार भी कहते हैं। रेड डॉट स्टार जो हमसे केवल 4.24 लाइट ईयर दूर है। यह सूरज का सबसे करीबी स्टार है जो कि पृथ्वी की तरह है, इसलिए इसे प्रोक्सिमा बी भी कहते हैं। प्रोक्सिमा बी अपने स्टारों के हैबिटेबल जोन में स्थित है, जिसका मतलब है कि यहाँ पानी तरल रूप में मौजूद है। 2015 में नासा ने न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट ने अपने 5 अरब किलोमीटर का सफर को पूरा किया था, जो कि प्लूटो तक का सफर था। यह स्पेसक्राफ्ट 84,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से सफर कर रहा था, यानी 1 सेकंड में करीब 23 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड, जो कि बहुत ज्यादा है। इस स्पीड से हम पृथ्वी का केवल आधे घंटे में एक चक्कर पूरा कर सकते हैं। अगर इसी स्पीड से किसी स्पेसक्राफ्ट को प्रोक्सिमा बी तक भेजा जाए तो इस सफर में करीब 54,000 साल लग जाएंगे, यानी हमारे वर्तमान टेक्नोलॉजी से इन स्टारों तक पहुंचना असंभव है। लेकिन 20 साल बाद हमारे पास कुछ नए स्पेसक्राफ्ट होंगे जो हमें प्रोक्सिमा बी तक पहुंचाएंगे मात्र 40 सालों में। और इस टेक्नोलॉजी का नाम है ब्रेक थ्रू स्टार सूट। इस स्पेसक्राफ्ट के बीच में 100 मीटर का चौड़ा एक कार्बन फाइबर सेल लगा होगा, जो कि बहुत ही पतला होगा और इसके बीच में नैनो
नेनो स्किल कंप्यूटर सर्किट लगी होगी जिसमें सारे सेंसर लगे होंगे और ऐसा इसे थ्योराइज किया जाएगा कि स्पेसक्राफ्ट का वजन स्पेस में मात्र 1.08 किलोग्राम ही होगा और इससे निकलने वाली माइक्रोवेव बीम्स इस स्पेसक्राफ्ट को प्रकाश की गति से 10 गुना अधिक गति से प्रोपेल करेंगी, यानी करीब 30,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। और इस स्पीड से हम लगभग 40 सालों में प्रोक्सिमा बी तक पहुंच जाएंगे। यानी हम इस स्पेसक्राफ्ट को छोड़कर एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाया जा रहा है जिससे हम प्रोक्सिमा बी तक मात्र 20 सालों में पहुंच सकते हैं और हम एलियंस को बहुत जल्द ही खोज पाएंगे। और इसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि प्रोक्सिमा बी तक 20 सालों में कैसे पहुंच सकते हैं। और ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रोक्सिमा बी पर हम मात्र 20 सालों में कैसे पहुंच सकते हैं? अगर आपको नहीं पता कि प्रोक्सिमा बी क्या होता है तो हमारी पिछली वीडियो देखिए जो आपको आई बटन पर दिख रहा है। प्रोक्सिमा बी जो हमसे मात्र 4.24 लाइट ईयर दूर स्थित है, जिस तक पहुंचने में अब मात्र हमें 20 साल ही लगेंगे। एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट जो कि चार्ज पार्टिकल या सोलर सेल से चलेगा। क्या आपको पता है कि सोलर सेल क्या होता है? सुपरनोवा विस्फोट में जो किसी तारे के अंत के समय होता है। एक सुपरनोवा विस्फोट में खरबों हाईली चार्ज पार्टिकल बनते हैं और ये पार्टिकल अपने शहर पर ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। ये पार्टिकल करीब करीब प्रकाश की गति से ट्रेवल करते हैं। इस पार्टिकल को ही सोलर सेल भी कहते हैं। लाइट सेल या सोलर सेल असल में एक तरीके के सेल ही होते हैं जो कि प्रकाश के पार्टिकल द्वारा प्रोपेल होते हैं। ठीक जैसे एक बोट सेल हवा के जरिए, जैसे किसी बोट सेल में हवा के टकराने से बोट आगे बढ़ती है, ठीक उसी तरह एक लाइट सेल में लाइट के पार्टिकल के टकराने से स्पेसक्राफ्ट आगे बढ़ेगा। इसी का उपयोग होने वाला है ब्रेक थ्रू स्पेसक्राफ्ट में। बाकी स्पेसक्राफ्ट में बहुत सारे फ्यूल टैंक लगाने पड़ते हैं जिसकी वजह से उनका वजन काफी बढ़ जाता है, लेकिन ब्रेक थ्रू स्पेसक्राफ्ट में फ्यूल की जरूरत नहीं है, इसलिए यह बहुत ही हल्का होगा। इसमें 4 मीटर चौड़े सेल लगे होंगे जो कि बहुत ही पतले होंगे, लगभग 100 परमाणुओं जितना मोटा होगा और इसके बीच में एक नैनो सर्किट लगा होगा जिसमें सभी सेंसर, एंटीना और कैमरा लगा होगा। अब बात आती है कि स्पेसक्राफ्ट चलेगा कैसे। तो इसे चलाने के लिए विजिबल लाइट लेजर को यूज किया जाएगा, जिन्हें धरती पर बने लेजर फ्यूल्स के द्वारा उस स्पेसक्राफ्ट कर बीम किया जाएगा, जो केवल 60 मिनट में यानी 1 घंटे में स्पेसक्राफ्ट को प्रकाश की गति से 20% अधिक गति तक पहुंचा देगा और वो केवल 20 साल में प्रोक्सिमा बी तक का सफर को पूरा करेगा। लेकिन इसमें दिक्कत भी है कि इस स्पेसक्राफ्ट को प्रोक्सिमा बी पर पहुंचकर रोका नहीं जा सकता, यानी हमारे पास कुछ नैनो सेकेंड ही होंगे इसके डेटा को कलेक्शन करने के लिए। इसीलिए एक साथ सैकड़ों ब्रेक थ्रू स्पेसक्राफ्ट सैटेलाइट लॉन्च करने पर विचार हो रहा है। इसका सफल परीक्षण जापानी स्पेस एजेंसी जैक्सा द्वारा किया जा चुका है। ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। क्या आपने कभी सोचा था जिस रॉकेट के भरोसे पर चीन दुनिया का बादशाह बनना चाहता था, वह रॉकेट चीन को इस तरह से निराश कर देगा? दरअसल चीन 9 जुलाई को यानी गुरुवार को 12:17 पर अपने जिंकुआ सैटेलाइट सेंटर से एक रॉकेट लॉन्च करता है जिसका नाम कुआइजों 11 रखा गया था। इस रॉकेट की मदद से चीन अपनी 2 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजना चाहता था। इस रॉकेट को लॉन्च के लिए चीन ने सारी तैयारियां पूरी कर ली थी, जिसके बाद इसे लॉन्च किया जाता है और यह रॉकेट 2 सैटेलाइट लेकर आसमान की तरफ तेजी से बढ़ता है। लेकिन मात्र कुछ सेकंड बाद ही यह रॉकेट ब्लास्ट हो जाता है और यह जमीन पर गिर जाता है और दोनों सैटेलाइट पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। इन दोनों सैटेलाइट का एक साथ नष्ट होना चीन को एक जोरदार झटका लगा है, जिसके चलते अरबों का नुकसान भी हुआ है। पहली सैटेलाइट बनाने वाली चांगुआंग सैटेलाइट कंपनी सरकारी संस्थान चांगचुन सैटेलाइट ऑफ ऑप्टिक फाइल्स मैकेनिक और फिजिक्स का हिस्सा है। यह सैटेलाइट वीडियो शेयरिंग साइट के लिए बनाई गई थी, जिससे कितनी भी लंबी वीडियो आप किसी के पास आसानी से भेज सकते थे। और वहीं दूसरी सैटेलाइट जिसका नाम सेंटी स्पेस 1S2 था, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट नेविगेशन सैटेलाइट था। लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब वह जगह जो पृथ्वी के काफी नजदीक हो, यानी अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा। यह सैटेलाइट एक संचार सैटेलाइट थी। यह चीन का इस साल का 19वां लॉन्चिंग था, जो कि बुरी तरह से फेल हुआ। बुरी तरह फेल होने का मतलब यह है कि इससे पहले 2019 में इस रॉकेट के सबसे पहले स्टेज के परीक्षण के दौरान ब्लास्ट हो गया था, जिसकी जांच के बाद पता चला कि यह एक ठोस ईंधन वाला रॉकेट था। इसीलिए इसके बॉडी मटेरियल बहुत ही मजबूत होना चाहिए, जो कि इतना मजबूत नहीं था कि इतने दाब को सहन कर पाए। और रॉकेट लॉन्च होने के बाद दाब के कारण रॉकेट के बॉडी के बीच में क्रैक हो गया और फ्यूल बाहर की तरफ निकलने लगा, जिससे पूरी रॉकेट आग के हवाले हो गई और लास्ट में गर्म होकर ब्लास्ट हो गई। इस रॉकेट से ही
चीन ने कमर्शियल लॉन्चिंग का बादशाह बनना चाहता था। कमर्शियल लॉन्चिंग मतलब जैसे बहुत से देशों के पास यह सुविधा नहीं है कि वह अपनी सैटेलाइट लॉन्च कर पाएं, वो अपने दूसरे देशों को पैसे देकर अपनी सैटेलाइट लॉन्च करवाते हैं। इस काम में भारत सबसे आगे है, क्योंकि इसरो ऐसा संस्थान है जो कम पैसों में सैटेलाइट स्थापित कर देता है। चाइना भी इसी खर्च को कम करने के लिए रॉकेट की बॉडी में ही कम पैसा लगाया, जिसकी वजह से ऐसा हादसा हुआ। अब बात आती है कि चीन के साइंटिस्ट इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं। अगर आपको पैसा बचाना ही है तो बॉडी के पार्ट को कमजोर कर आप नहीं बचा सकते। इसके लिए आपको कोई दूसरा विकल्प ही चुनना होगा। ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। भारत का यह सीक्रेट हथियार जिसका नाम सुनते ही दुश्मन के होश उड़ जाते हैं। कल्पना करिए कि भारत के ऊपर हमला हो गया है, दुश्मन के लड़ाकू विमान, मिसाइलें पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीमाओं से हमले के लिए प्रस्थान कर रही हों और समुद्री सीमा से नौसैनिक जहाजों का जत्था आगे बढ़ रहा हो। चारों तरफ से हमला होने वाला है। तभी अचानक से एक रोशनी सी आती है और दुश्मन के सभी लड़ाकू विमान, नौसैनिक जहाज और मिसाइलें एक धमाके के साथ खुद ब खुद आग के गोले में बदलकर खाक हो जाती हैं। ये कोई कल्पना नहीं, वास्तविकता है। और यह कमाल कर सकता है भारत का सबसे सीक्रेट हथियार काली यानी किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर, जिसको भारत के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क ने बनाया है। बार्क ने इसे एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर तैयार किया था, जिससे यह अपने सैटेलाइट को सुरक्षा दे सके, उनको प्रोपेल कर सके और उन पर पड़ने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से इनकी सुरक्षा कर सके। भारत के सभी सीक्रेट हथियार यहीं पर यानी बार्क में ही बनाए जाते हैं। अभी तक काली के टोटल 4 वेरिएंट ही आए हैं। काली 80, काली 200, काली 5000 और काली 10,000। अभी तक सबसे खतरनाक काली 10,000 है। काली जो कि 1 किलो एम्पियर लीनियर यानी सीध में इंजेक्ट करता है यानी डालता है। काली 10,000 जो कि 40 गीगावाट का एनर्जी रिड्यूस करता है, जो कि 60 नैनोसेकंड के लिए ही देता है। 40 गीगावाट बिजली बहुत होता है। आप अंदाजा इससे भी लगा सकते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश को मात्र 35 गीगावाट बिजली की जरूरत होती है। अब आप सोच लीजिए, इतनी अधिक बिजली को मात्र एक जगह डाल दिया जाए तो क्या होगा। इसके संपर्क में आने वाले किसी भी इलेक्ट्रिक उपकरण को बर्बाद कर सकता है, उसे ठप कर सकता है। लड़ाकू विमानों, टैंकों, मिसाइलों, ड्रोन और सैटेलाइट में कई तरह के सर्किट और इलेक्ट्रिक चिप होते हैं, जो कि इसके इतने हैवी प्रहार से काम करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से आधुनिक मशीनें पल भर में कबाड़ हो जाती हैं। जिसके बाद इनके अंदर मौजूद हथियारों में विस्फोट हो जाता है, मिसाइल और विमान अपना रास्ता भटक जाते हैं। यही काली की खासियत है। अब बात करते हैं कि काली काम कैसे करता है। इसको आप आसानी से इस तरीके से समझ सकते हैं। आपके घर में पंखा या मोटर में लगे घरेलू कैपेसिटर यानी कंडेंसर को देखिए, जिसमें ऊर्जा एकत्रित होती है, जिसे छूने से करंट सा लगता है। इसी तरह काली में भी भारी मात्रा में ऊर्जा एकत्रित करने वाले यंत्र लगे होते हैं। काली के निर्माण की प्रक्रिया बार्क और DRDO दोनों जुड़े हुए हैं। यह है भारत का सबसे खतरनाक हथियार काली। ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। क्या आपने कभी सोचा था कि किसी महीने का नाम बदलकर मंगल महीना हो सकता है? जी हाँ, नासा ने स्पेस के लिए इस साल जुलाई महीने का नाम बदलकर मंगल महीना रख दिया है, यानी मार्स मंथ, क्योंकि जुलाई महीने में लॉन्च होने वाले 3 सबसे खास मिशन हैं, जिसमें पहला मिशन नासा का कार के आकार का रोवर भी शामिल है, जो मंगल ग्रह पर जीवन तलाशने के लिए भेजा जा रहा है। और वहीं दूसरा मिशन संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE का है, जो 14 जुलाई को पहली बार मंगल ग्रह के लिए मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इस मानव रहित मिशन का नाम अल अमल रखा गया है, जिसका मतलब होता है उम्मीद। यह मिशन अगले साल यानी 2021 के फरवरी तक मंगल ग्रह की ऑर्बिटर तक पहुंच जाएगा, यानी मंगल ग्रह की कक्षा में। और तीसरा मंगल मिशन है चीन का। चीन 23 जुलाई को अपना पहला मंगल मिशन तियानवे-1 लॉन्च करेगा। यह 2021 के मार्च तक मंगल ग्रह की सतह पर उतरेगा। चीन के लिए यह काफी महत्वपूर्ण मिशन होगा, क्योंकि इससे पहले रूस और अमेरिका ही मंगल ग्रह की सतह पर लैंड कर पाए थे। अगर यह मिशन सफल होता है तो चीन मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने वाला तीसरा देश बन जाएगा। और वहीं बात करें नासा की, तो वह इस महीने ही नासा एक और रोवर मंगल ग्रह पर उतारने वाला है, जिसके बाद मंगल ग्रह पर मानव मिशन के लिए ज्यादा जानकारी मिल पाएगी और मंगल पर मानव भेजने में आसानी होगी। अब देखना यह होगा कि यह मिशन कितना सफल होता है। ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। 2016 में चीन ने मंगल ग्रह के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन का ऐलान किया था। तभी से चीन के वैज्ञानिक इस मिशन के लिए जुड़े हुए हैं। 24 अप्रैल 2020 को चीन में नेशनल स्पेस डे मनाया जा रहा था। तभी चीन ने अपने नए मार्स मिशन के बारे में लोगों को बताया।
हर कोई मंगल ग्रह पर जीवन की पहेली को हल करना चाहता है। अगर ये पहेली हल होती है तो मंगल ग्रह पर जीवन संभव होगा। इस बार चीन ने अपना सबसे हैवी रॉकेट इस मिशन में इस्तेमाल किया है। यह पहली बार है कि किसी स्पेस एजेंसी ने इतना बड़ा लक्ष्य पहली बार में रखा हो। हर 2 साल में एक समय ऐसा आता है जब मंगल ग्रह पृथ्वी से मिशन भेजने के लिए सही पोजीशन में आता है, जिस समय पृथ्वी और मंगल की दूरी कम हो जाती है। 2020 में जुलाई और अगस्त में इस मिशन के लिए सही समय है। इस समय को लॉन्च विंडो भी कहते हैं। इस दौरान 3 देश अपना मार्स मिशन लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें यूएई का मिशन होप, यूएसए का मिशन और चाइना का तियानवेन-1 शामिल है। तियानवेन-1 चीन को मंगल ग्रह की सतह और वातावरण की जानकारी देगा। मंगल ग्रह की सतह पर और सतह के अंदर पानी को भी तलाश करने की कोशिश करेगा। यह मिशन खास इसलिए है क्योंकि चीन ऐसा पहला देश है जो पहली बार में ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर को शामिल किया है। ऑर्बिटर यानी मंगल ग्रह का ऊपर से चक्कर लगाने वाला हिस्सा, और लैंडर यानी जो हिस्सा मंगल ग्रह पर लैंड करेगा, और रोवर यानी जो मंगल ग्रह की सतह पर सैर करके जानकारी इकट्ठा करेगा। अब तक मंगल ग्रह की कक्षा में केवल 4 देश ने ही अपना ऑर्बिटर स्थापित किए हैं, जिसमें यूएसए, रसिया, ईएसए मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इंडिया शामिल है। अगर तियानवेन-1 इस मिशन में अपना ऑर्बिटर स्थापित करता है तो चीन इस रेस में 5वां या 6वां स्थान हो सकता है। 6वां इसलिए कि क्योंकि हाल ही में यूएई का मिशन होप भी लॉन्च हुआ है, जो केवल ऑर्बिटर के साथ लॉन्च हुआ है। तो देखना यह होगा कि कौन सबसे पहले अपना ऑर्बिटर स्थापित करता है। लेकिन अगर लैंडर सफलतापूर्वक लैंड कर जाता है तो चीन ऐसा करने वाला तीसरा देश होगा। इसके पहले अमेरिका और रसिया ने ही सफलतापूर्वक लैंड किया है, और मंगल ग्रह पर रोवर चलाने वाला देश केवल एकमात्र अमेरिका ही है। यह चीन का पहला मंगल मिशन है। अब यह देखना होगा कि यह कितना सफल होता है। ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। क्या आपने कभी सोचा था कि आप अपना नाम मंगल ग्रह पर भी भेज सकते हैं? तो यह मौका आपको नासा दे रहा है। आप तो मंगल ग्रह पर खुद अभी जा नहीं सकते, तो आप अपना नाम ही भेज दीजिए मंगल ग्रह पर। हम बात कर रहे हैं नासा के नए मिशन जो 18 फरवरी 2021 में मंगल ग्रह की सतह पर लैंड करेगा, जिसमें एक रोवर मंगल ग्रह की सतह पर उतरेगा। यह रोवर 6 पहियों की सहायता से बनाया गया है, जो मंगल ग्रह पर बनी नदी डेल्टा के साक्ष्य को पता लगाएगा। यह 6 पहियों वाला रोवर पानी की खोज के साथ साथ प्राचीन काल में मंगल ग्रह पर जीवन था या नहीं था, इसका भी पता लगाएगा। इस रोवर में एक खास डिवाइस भी लगाया गया है, जो मंगल ग्रह पे मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलने की कोशिश करेगा। अगर यह ऑक्सीजन बनाने में सफल होता है तो भविष्य में मानव भी मंगल ग्रह की सतह पर उतर सकेंगे। नासा चाहता है कि इस मिशन में दुनिया भर के लोग उसके साथ हों। दुनिया भर के सभी लोगों को तो नहीं, लेकिन लगभग सभी लोगों के नाम को तो मंगल ग्रह पर पहुंचा सकते हैं। इस मिशन के लिए आप अपना नाम आसानी से भेज सकते हैं। इसके लिए बस आपको एक छोटा सा फॉर्म फिल करना होता है, जिसके बाद आपको मंगल ग्रह का एक बोर्डिंग पास दिया जाएगा और आपका नाम मंगल ग्रह पर भेज दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे होगा। दरअसल सभी लोगों के नाम एक माइक्रोचिप पर उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रो बीम का इस्तेमाल करेंगे। इस माइक्रोचिप में सभी के नाम होंगे, यानी एक बाल जितनी पतली लाइन में आपका नाम होगा। एक चिप में ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिलियन नाम हो सकता है। नासा ऐसे कई चिप भेजने वाला है। अगर आप भी अपना नाम भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप इस फॉर्म को फिल करिए, जिसमें आपका अपना नाम, ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। उसके बाद नासा आपको एक बोर्डिंग पास देगा। इन फ्यूचर अगर आप नासा के किसी भी मिशन में शामिल होना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप इस बोर्डिंग पास की सहायता ले सकते हैं। ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। क्या आपने कभी सोचा है कि कभी चंद्रमा पर जाना इतना आसान भी हो सकता है कि हर एक वैज्ञानिक चंद्रमा पर आसानी से जा सकेगा? इसके लिए नासा ने स्पेसएक्स कंपनी के साथ एक समझौता किया है। यह समझौता यह है कि जिस तरह पृथ्वी के ऑर्बिटर में ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्थापित किया गया है, उसी तरह चंद्रमा के ऑर्बिटर में भी एक मून स्पेस स्टेशन स्थापित किया जाए। इस मिशन को लेकर स्पेसएक्स कंपनी और नासा ने मिलकर काम शुरू भी कर दिया है। इस मिशन में एक क्रू मॉड्यूल बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। अगर आपको नहीं पता क्रू मॉड्यूल क्या है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। मून स्पेस स्टेशन स्थापित करने के बाद सबसे पहले क्रू मॉड्यूल के साथ एक सर्विस मॉड्यूल को लगाया जाएगा।
जिसमें फ्यूल के साथ एक छोटा सा इंजन लगा होगा और इसके सबसे ऊपर एक लॉन्च एबॉर्ट सिस्टम लगाया जाएगा। यह इसलिए लगाया जाएगा कि जिससे अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित रहें और इसके आगे की साइड में एक नुकीला होने की वजह से हवा का दाब भी कम पड़ता है। और नीचे की तरफ एक मेन रॉकेट लगाया जाएगा और साथ में ही 2 सॉलिड रॉकेट बूस्टर भी लगाया जाएगा। जब इसे लॉन्च किया जाएगा तो मेन रॉकेट में 4 इंजन और बूस्टर रॉकेट के साथ लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च के ठीक 2 मिनट के बाद दोनों रॉकेट बूस्टर के साथ सबसे आगे लगा लॉन्च एबॉर्ट सिस्टम भी अलग हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सबसे आगे लगाया गया लॉन्च एबॉर्ट सिस्टम अलग क्यों हो गया, क्योंकि आपको पता ही होगा कि अंतरिक्ष में हवा ना के बराबर होती है, जिसमें क्रू मॉड्यूल पर कोई हवा का दबाव नहीं होगा और अगर इसे आगे साथ में ले जाएंगे तो एक्स्ट्रा ईंधन लगाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि जब इसका कोई काम नहीं रह गया है तो इसे अलग ही कर दिया जाए और लास्ट के 8 मिनट के बाद जब यह अंतरिक्ष में प्रवेश कर रहा होगा तभी मेन रॉकेट को भी इससे अलग कर दिया जाएगा। अब शुरू होगा अपर स्टेज, यानी रॉकेट अब पृथ्वी की कक्षा यानी ऑर्बिटर में पहुंच गया है। अब यह पृथ्वी की चक्कर लगाकर चंद्रमा की तरफ बढ़ेगा और लास्ट में मून स्पेस स्टेशन पर लैंड कर जाएगा। मून स्पेस स्टेशन में लगा लूनर लैंडिंग सिस्टम चंद्रमा पर लैंड करेगा और फिर वापस मून स्पेस स्टेशन पर आ जाएगा। इस तरीके से वैज्ञानिक चंद्रमा पर लंबे समय तक रहकर रिसर्च कर सकेंगे और वापस आते समय क्रू मॉड्यूल की सहायता से पृथ्वी पर वापस आ जाएंगे। ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए।
Vehicle System Testbed is an engineering model version of the Perseverance rover, which means that it has all the same electronics as Perseverance. It's important for Perseverance to have a twin so that we have a place where we can test things before we actually operate Perseverance. Then once we do land on Mars, we need the twin to test out all of the sequences and plans that we have for the rover before we actually send them up to Perseverance on the surface of Mars. Also, if we have a problem with Perseverance, the VSTB is going to give us a place to practice how we recover from that problem. This is a really big milestone for us today. This is the first time we've ever driven the test bed. So by driving, we're validating that mechanically we can drive the rover on its own weight on Earth. The VSTB is now ready to drive in the Mars yard. Today, we're moving the VSTB from its assembly facility to the Mars yard. 2016 में चीन ने मंगल ग्रह के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन का ऐलान किया था। तभी से चीन के वैज्ञानिक इस मिशन के लिए जुड़े हुए हैं। 24 अप्रैल 2020 को चीन में नेशनल स्पेस डे मनाया जा रहा था। तभी चीन ने अपने नए मार्स मिशन के बारे में लोगों को बताया। हर कोई मंगल ग्रह पर जीवन की पहेली को हल करना चाहता है। अगर ये पहेली हल होती है तो मंगल ग्रह पर जीवन संभव होगा। इस बार चीन ने अपना सबसे हैवी रॉकेट इस मिशन में इस्तेमाल किया है। यह पहली बार है कि किसी स्पेस एजेंसी ने इतना बड़ा लक्ष्य पहली बार में रखा हो। हर 2 साल में एक समय ऐसा आता है जब मंगल ग्रह पृथ्वी से मिशन भेजने के लिए सही पोजीशन में आता है। जिस समय पृथ्वी और मंगल की दूरी कम हो जाती है। 2020 में जुलाई और अगस्त में इस मिशन के लिए सही समय है। इस समय को लॉन्च विंडो भी कहते हैं। इस दौरान 3 देश अपना मार्स मिशन लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें यूएई का मिशन होप, यूएसए का मिशन और चाइना का तियानवेन-1 शामिल है। तियानवेन-1 चीन को मंगल ग्रह की सतह और वातावरण की जानकारी देगा। मंगल ग्रह की सतह पर और सतह के अंदर पानी को भी तलाश करने की कोशिश करेगा। यह मिशन खास इसलिए है क्योंकि चीन ऐसा पहला देश है जो पहली बार में ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर को शामिल किया है। ऑर्बिटर यानी मंगल ग्रह का ऊपर से चक्कर लगाने वाला हिस्सा, और लैंडर यानी जो हिस्सा मंगल ग्रह पर लैंड करेगा, और रोवर यानी जो मंगल ग्रह की सतह पर सैर करके जानकारी इकट्ठा करेगा। अब तक मंगल ग्रह की कक्षा में केवल 4 देश ने ही अपना ऑर्बिटर स्थापित किए हैं, जिसमें यूएसए, रसिया, ईएसए मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इंडिया शामिल है। अगर तियानवेन-1 इस मिशन में अपना ऑर्बिटर स्थापित करता है तो चीन इस रेस में 5वां या 6वां स्थान हो सकता है। 6वां इसलिए कि क्योंकि हाल ही में यूएई का मिशन होप भी लॉन्च हुआ है, जो केवल ऑर्बिटर के साथ लॉन्च हुआ है। तो देखना यह होगा कि कौन सबसे पहले अपना ऑर्बिटर स्थापित करता है। लेकिन अगर लैंडर सफलतापूर्वक लैंड कर जाता है तो चीन ऐसा करने वाला तीसरा देश होगा। इसके पहले अमेरिका और रसिया ने ही सफलतापूर्वक लैंड किया है, और मंगल ग्रह पर रोवर चलाने वाला देश केवल एकमात्र अमेरिका ही है। यह चीन का पहला मंगल मिशन है। अब यह देखना होगा कि यह कितना सफल होता है। ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। क्या आपने कभी सोचा था कि किसी महीने का नाम बदलकर मंगल महीना हो सकता है? जी हाँ, नासा ने स्पेस के लिए इस साल जुलाई महीने का नाम बदलकर मंगल महीना रख दिया है, यानी मार्स मंथ, क्योंकि जुलाई महीने में लॉन्च होने वाले 3 सबसे खास मिशन हैं, जिसमें पहला मिशन नासा का कार के आकार का रोवर भी शामिल है, जो मंगल ग्रह पर जीवन तलाशने के लिए भेजा जा रहा है। और वहीं दूसरा मिशन संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई का है, जो 14 जुलाई को पहली बार मंगल ग्रह के लिए मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इस मानव रहित मिशन का नाम अल अमल रखा गया है, जिसका मतलब होता है उम्मीद। यह मिशन अगले साल यानी 2021 के फरवरी तक मंगल ग्रह की ऑर्बिटर तक पहुंच जाएगा, यानी मंगल ग्रह की कक्षा में। और तीसरा मंगल मिशन है चीन का। चीन 23 जुलाई को अपना पहला मंगल मिशन तियानवेन-1 लॉन्च करेगा। यह 2021 के मार्च तक मंगल ग्रह की सतह पर उतरेगा। चीन के लिए यह काफी महत्वपूर्ण मिशन होगा, क्योंकि इससे पहले रूस और अमेरिका ही मंगल ग्रह की सतह पर लैंड कर पाए थे। अगर यह मिशन सफल होता है तो चीन मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने वाला तीसरा देश बन जाएगा। और वहीं बात करें नासा की, तो वह इस महीने ही नासा एक और रोवर मंगल ग्रह पर उतारने वाला है, जिसके बाद मंगल ग्रह पर मानव मिशन के लिए ज्यादा जानकारी मिल पाएगी और मंगल पर मानव भेजने में आसानी होगी। अब देखना यह होगा कि यह मिशन कितना सफल होता है। ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए।